तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कल हमने जो क्यूबिट चैलेंज शुरू किया था, क्यूबिट डे का अपना कल फर्स्ट दिन था, आज उसका सेकंड दिन है और आज के हमारे कौन से टॉपिक है और उसके अंदर क्या प्रश्न है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला अपना जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की जो राजनीतिक और जो उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किन किन की है? गोहिल, फिर सिसोदिया, परमार और प्रतिहार। बाकी प्राचीन राजस्थान के अंदर समाज, धर्म और जो संस्कृति है, ये आज का अपना क्यूबिट का चैलेंज था। ठीक है, वैसे राजनीति के अंदर किससे संबंधित पूछ लेंगे, आपको क्या प्रश्न आ सकता है? एक तो राजा की युद्ध से संबंधित पूछ लेंगे, युद्ध की जो डेट थी वो पूछ लेंगे, युद्ध किस जगह पर हुआ था वो पूछ लेंगे। ठीक है, और बाकी तो युद्ध से संबंधित और तो क्या प्रश्न बन सकते हैं, या सेनापति उनके जो थे उनके संबंधित पूछ सकते हैं आप। वो सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं वो ये है कि राजाओं ने जो दुर्ग, महल, हवेलियां, मंदिर, ठीक है, किले जो भी बनाए और जो स्थापत्य कला थी, जो उनके समय चित्रकला थी वो पूछ लेंगे, या राजाओं के द्वारा लिखी गई किताबें, या फिर राजाओं के जो दरबारी विद्वान थे उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें, ये हमारे सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उनके आसपास के जो भी प्रश्न बनते हैं वो इससे पूछ लेंगे। तो आज के हमारे जो प्रश्न है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किसके साथ करते हुए ये कहा है कि सौर्य की चट्टान के सामने अरब आक्रमण का जो ज्वार भाटा है वो टकरा कर क्या हो गया? चूर चूर हो गया। कौन कह रहे हैं? सीवी वैद्य कह रहे हैं। चिंतामणि विनायक वैद्य महाराष्ट्र के थे, इतिहासकार है। ठीक है, तुलना किसकी कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं बप्पा रावल की। किससे कर रहे हैं ये सवाल है। सीवी वैद्य कर रहे हैं तुलना, किसकी कर रहे हैं? बप्पा रावल की। किससे कर रहे हैं ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, हमारे विकल्प क्या है? पहला विकल्प है चार्ल्स मार्टेल, तो पहला ही विकल्प हमारा चाहिए, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही है। चार्ल्स मार्टेल की जो है तुलना की है सीवी वैद्य ने बप्पा रावल से। चार्ल्स मार्टेल कौन थे? चार्ल्स मार्टेल थे फ्रांसीसी सेनापति। फ्रांस के ऊपर जब सबसे पहले तुर्कों ने आक्रमण किया था, तो फ्रांस से जब सबसे पहले तुर्कों को जिसने निकाला था वो हमारे कौन थे? चार्ल्स मार्टेल थे। ठीक है, और जो इनकी तुलना है वो बप्पा रावल से की गई है। क्यों? क्योंकि बप्पा रावल जो अपने राजस्थान की जमीन है इनको छोड़ते हुए सिंध से होते हुए अफगान तक चले जाते हैं, और इनके बारे में जो जनश्रुतियां वो ईरान से चलते हुए खुरासान तक चले जाते हैं। इसलिए सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया? ठीक है, ये एक तो चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है, किसके समय लिखा गया? हमारे विकल्प क्या है? समर सिंह, जत्र सिंह, तेज सिंह या रतन सिंह। तेज सिंह के समय लिखा गया। ठीक है, मेवाड़ के राणा जो जत्र सिंह थे उनके बाद जो शासक बनते हैं तेज सिंह, और इनका जो टाइम पीरियड है 1253 से लेकर 1273। ठीक है, और शासक बनते ही इन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी। ठीक है, महाराज धीराज, महाराज भट्टारक और परमेश्वर, इन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी। और जो प्रतिक्रमण, ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो किसने लिखा था इसको? कमल चंद्र ने। ठीक है, और जो तेज सिंह की रानी थी जयललिता देवी, उन्होंने चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? डॉक्टर ओझा ने निम्न में से किस शासक की प्रशंसा में कहा है कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा हुआ है? कौन कह रहे हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हमारे राजस्थान के क्या हुए हैं? इतिहासकार हुए हैं, और वो किसी शासक के बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन के अंदर शासकों के नाम है, कौन कौन है? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, रावल जतर सिंह या बप्पा रावल। रावल जतर सिंह के बारे में कहा है। रावल जतर सिंह के बारे में कंफ्यूजन रहेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ओझा जी ने तो ये बोला है कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा हुए। डॉक्टर दशरथ शर्मा बोल रहे हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ में जो स्वर्ण काल था वो किसके समय का था? रावल जतर सिंह के समय का। तो ये जो ओझा जी ने किसके बारे में कहा? रावल जतर सिंह के समय। इनके बारे में हम जानते हैं कि 1213 से लेकर 1253 तक ये मेवाड़ के राणा बने हुए रहते हैं। जब राणा बनते हैं 1227 के अंदर इल्तुतमिश है जो मेवाड़ के ऊपर अटैक कर देता है। कौन सा युद्ध में होता है? भूताड़ा का युद्ध होता है। कब होता है? 1227 ईस्वी के अंदर होता है। ठीक है, और जो इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अमीर मध्यवर्धन किताब से मिलती है। किसकी लिखी हुई है? जय सिंह सूरी की लिखी हुई है। इसमें जो अमीर शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? वो इल्तुतमिश के लिए हुआ है। इल्तुतमिश की जाती हुई सेना ने नागदा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अब नागदा जो थी उनकी राजधानी थी। ठीक है, अब राजधानी नष्ट होगी, दूसरी बनानी पड़ेगी। तो जो जतर सिंह थे वो राजधानी नागदा से कहां ले गए? चित्तौड़। ठीक है, तो जतर सिंह के बारे में यहां हो गया। हमारा प्रश्न चौथा क्या है? प्रश्न चौथा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, युद्ध लिखे हुए और वर्ष लिखे हुए, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? पहला क्या है? गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी, बिल्कुल सही है। सारंगपुर का युद्ध 1434 ईस्वी, गलत है। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी, सही है। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी, ये भी सही है। तो इसमें हमारा गलत कौन सा है? सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ था ये? 1434 में नहीं, 1437 में हुआ था। 1437 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किन के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध जो कुंभा के मध्य और महमूद खिलजी जो मालवा के थे उनके मध्य हुआ था।
और इस विजय के उपलक्ष्य के अंदर ही राणा कुंभा ने अपने जो विजय स्तंभ है, जो कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माण करवाया, जिसको गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। और जो हमारे भारतीय मूर्ति कला का जो विश्व कोश है वो भी उसे कहा जाता है। ठीक है, और जो उसके स्थापत्यकार थे वो कौन थे? अपने जेता, पूंजा और नापा। ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? हमारे कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य मालवा के 1437 के अंदर हुआ था। गागरोन का जो युद्ध ये हमारा 1519 में हुआ था, ये हुआ था राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। क्यों हुआ था? महमूद खिलजी द्वितीय प्रधानमंत्री थे मेदिनी राय, और उसके बाद वहां के अमीर जो इनके खिलाफ मेदिनी राय के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उसके बाद जो मेदिनी राय आ जाते हैं राणा सांगा के पास, राणा सांगा इनको 2 गांव की जागीर देते हैं। कौन सी देते हैं? चंदेरी और गागरोन का किला देते हैं। और इसके खिलाफ फिर महमूद खिलजी थे जो अटैक कर देते हैं, और 1519 के बीच में सांगा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध होता है। बाड़ी का युद्ध 1518 के अंदर होता है सांगा और लोधी के बीच में। दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर होता है। ठीक है, अपने जो महाराणा प्रताप के समय उसमें सेनापति कौन थे? किसके नेतृत्व में? अमर सिंह प्रथम के नेतृत्व में, और सुल्तान जो खान थे उनके बीच ये युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध। अपना 5वां प्रश्न क्या? सूची को मिलान करना है। ठीक है, और जो किताबें दी हुई है और राइटर्स के नाम दिए हुए, लेखकों के नाम दिए हुए वो मिलाना है। पहली किताब क्या हमारा? राज रत्नाकर, और दूसरी है सुपार्श्वनाथ चरित, तीसरी है तीर्थमाला, चौथी है द्वार दीपिका। द्वार दीपिका है जो अपनी है गोविंद की। गोविंद कौन थे? मंडन के बेटे थे। ठीक है, मंडन की किताबें कौन सी थी? कोदंड मंडन है। ठीक है, राज वल्लभ है। ठीक है, और इन्हीं के भाई थे नाथा, और नाथा की कौन सी किताब है? वास्तु मंजरी। कौन सी किताब है इनकी? वास्तु मंजरी। सुपार्श्वनाथ चरित है वो अपने हीरानंद सूरी की है। ठीक है, कुंभकालीन राइटर थे, इनको गुरु भी कहा जाता है कुंभा के। तीर्थमाला है वो हमारे कवि मैया जी के, और तीर्थमाला के अंदर 120 तीर्थों की जानकारी है। ठीक है, तो अपने सी का 4 हो गया, सी का 4 तो अपना चौथा सही हो गया इसका। ठीक है, और जो राज रत्नाकर है ये सदाशिव की है, और सदाशिव है ये अपने राज सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान थे राज सिंह। और राज सिंह एक और है किशोर दास, जिन्होंने कौन सी लिखी थी? राजप्रकाश। और राजप्रकाश के अंदर हमें जो राज सिंह ने टीका दौड़ की थी उसकी हमें जानकारी मिलती है। और राजप्रकाश के अंदर हमें ये भी पता है कि हल्दी घाटी, वहां पे हमें ये भी पता चलता है कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, वो भी जानकारी हमें किससे मिलती है? राजप्रकाश। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्वान गोहिलों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गोहिलों की जो ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत है उसके विरुद्ध है। हमारे जो ऑप्शन है वो क्या है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, या फिर जयाना शोभा। इसमें जो गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के विरुद्ध है, जो उन्होंने तर्क दिया था वो कौन थे? हमारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पहला उत्तर हमारा सही है। ठीक है, डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ जो शर्मा है वो इनको मानते हैं ब्राह्मण। इन दोनों को आहड़ का अभिलेख मिलता है। आहड़ के अभिलेख में क्या उन्हें पता है कि ये जो गोहिल है ये आनंदपुर से आए हैं और वहां के ब्राह्मण है, तो ये दोनों उस अभिलेख के आधार पर इनको क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। ठीक है, और जो अबुल फजल है वो ईरान के नौशेरवा की संतानें मानते हैं, नौशेरवा के वंशज मानते हैं। ठीक है, और जेम्स टोड और श्यामल दास जी इनको क्या मानते हैं? कि वल्लभी नगर से आए हुए हैं ये। ठीक है, वल्लभी नगर से आए हुए सूर्यवंशी मानते हैं। और जीएस ओझा है जो इनको वैदिक आर्यों की संतानें मानते हैं, और क्या मानते हैं? सूर्यवंशी, रघुकुल तिलक। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या है? जीएस ओझा। हमारा 7वां प्रश्न क्या है? गोहिल वंश के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, गोहिल वंश के संबंध में कथन दिए हुए उसमें से कौन सा सही है? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह प्रथम ने करवाया था? नहीं करवाया था, गलत है। एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह थे? बिल्कुल थे, सही है। मेवाड़ में शंभू सिंह के समय सती प्रथा और दास प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था? बिल्कुल सही है। मेवाड़ भील कोर का गठन महाराणा भीम सिंह के समय नहीं हुआ था, जो किया गया था, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो जो सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है वो संग्राम सिंह प्रथम की जगह नहीं, संग्राम सिंह प्रथम के काल में नहीं, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। ठीक है, और संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में और आप जानते हैं, इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, और क्या करवाया? सीसारमा के अंदर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और क्या करवाया? वहां पर वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखवाई। किसने लिखी थी? रूप भट्ट ने लिखी थी। और जो वैद्यनाथ प्रशस्ति है उससे हमें और क्या जानकारी मिलती है? बप्पा रावल को जो मेवाड़ का राज्य मिला था वो हरित ऋषि की अनुकंपा से मिलता है। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? वैद्यनाथ प्रशस्ति से मिलती है। और यहाँ पर बप्पा रावल से लेकर संग्राम सिंह द्वितीय तक की राजाओं का हमें पूरा वर्णन मिलता है। और क्या मिलता है कि एक मुगल सेनापति है रणबाज खान, और रणबाज खान का युद्ध किससे होता है? संग्राम सिंह द्वितीय से होता है। कौन सा युद्ध होता है? बांधनवाड़ा का युद्ध। तो बांधनवाड़ा युद्ध की जो भी हमें जानकारी मिलती है वो भी किससे मिलती है? वैद्यनाथ प्रशस्ति। और कहां पे लगी हुई है? सीसारमा के अंदर, वैद्यनाथ मंदिर के अंदर। ठीक है, एकीकरण से मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह थे, बिल्कुल सही भी है। और जो शंभू सिंह थे उनके समय सती प्रथा और दास प्रथा पूर्णतः प्रतिबंध। और शंभू सिंह के समय उन्होंने एक सेना गठित की थी, शंभू पलटन।
ठीक है। और मेवाड़ भीलकोर का जो गठन है भीम सिंह के समय नहीं हुआ था, सरदार सिंह के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? सरदार सिंह के समय। तो हमारा दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न लिखे गए ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? राणा कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई है वो हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पहली किताब संगीत राज, बिल्कुल सही है। 5 आप जो इसके है भाग बढ़ते हो, पाठ रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, ठीक है, रस रतन कोश। और जो भुवन कोश किताब है ये राजशेखर की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? राजशेखर की। राजशेखर कौन थे? ये आपके महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबारी विद्वान थे। रसिक प्रिया जो है ये बिल्कुल राणा कुंभा के द्वारा लिखी हुई है। जयदेव की लिखी हुई है। गीत गोविंद उसके ऊपर राणा कुंभा ने टीका लिखी थी। सुधा प्रबंध या फिर सूड प्रबंध ये भी किसकी लिखी हुई है? राणा कुंभा की लिखी हुई है। राणा कुंभा ने 4 भाषाओं में अलग अलग नाटक भी लिखे थे और संगीत मीमांसा भी किताब लिखी थी। तो ये सारी अपने किसकी लिखी हुई है? राणा कुंभा की। ए, सी और डी हो गया। ए, सी और डी हमारा कौन सा हो गया? दूसरा। तो हमारा दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? किस किताब के अंदर जो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के ऊपर जो अटैक किया था हमें उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, हमारे विकल्प क्या? खजाइनुल फतू, नूह सिपेदार, तुगलकनामा या मिफ्ताहुल फतू। खजाइनुल फतू के अंदर, इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और किसकी लिखी हुई है? अमीर खुसरो की लिखी हुई है। इसका एक और दूसरा नाम है तारीख अलाई। क्या नाम है इसका? तारीख अलाई। ठीक है, किताब इस नाम का मतलब क्या? खजाइन का मतलब होता है खजाना, उल का मतलब होता है का, और फतू का मतलब होता है फतेह। विजयों का जो खजाना है वो इस किताब का नाम है। और इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण अभियान थे और भारत के ऊपर जो मंगोलों के आक्रमण हुए थे इसकी जानकारी किसके अंदर है? खजाइनुल फतू ने। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? अरबी के अंदर लिखी हुई है। इसके अंदर चित्तौड़ के ऊपर जो अटैक हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। कब हुआ था अटैक? 1303 के अंदर। कौन राजा थे? रावल रतन सिंह। ठीक है, और रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? घोर और बादल। और 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी युद्ध अटैक कर देता है और उसके अंदर रावल रतन सिंह अपने केसरिया करते हैं। रानी पद्मिनी 1600 रानियों के साथ अपने 26 अगस्त 1303 के अंदर जोर करती है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ का जो नाम है वो क्या करते हैं? जो चित्तौड़ है वो खिजर अपने बेटे खिजर खान को सौंप देते हैं और उनका नाम क्या कर देते हैं चित्तौड़ का? खिजराबाद। और उसके बाद जो उसकी संभालते, उसके बाद खिजर खान जो 1311 के आसपास दैवी पीर दरगाह का जो हमें अभिलेख मिलता है वहां से हमें ये पता चलता है 1311 के बाद उन्होंने मूछाला मालदेव को चित्तौड़ सौंप दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या? अगला प्रश्न है कि कुशाल माता का जो भव्य मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था वो कहां पर स्थित है? ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? उदयपुर, कुंभलगढ़, बदनौर और आसिया। बदनौर। बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 में। चांपानेर की संधि हुई थी 1456 के अंदर। 1457 के अंदर बदनौर का जो युद्ध होता है कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, और इसमें कुंभा की जीत हो जाती है और राणा कुंभा इस जीत के उपलक्ष्य के अंदर बदनौर के अंदर कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, और जो बदनौर है भीलवाड़ा के अंदर है और वर्तमान में ब्यावर के अंदर है, जो हमारा नया जिला बन गया ब्यावर के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर या फिर ये सभी? तीनों ही मानते हैं। राज प्रकाश का मैंने आपको बताया था किशोरदास द्वारा लिखित है, राज सिंह के दरबारी विद्वान थे। राज प्रशस्ति है वो किसकी लिखी हुई है? रणछोड़ भट्ट तेलंगी। और इसके समय इसके अंदर भी हल्दी घाटी युद्ध का जो विजय है वो किसको माना जाता है? महाराणा प्रताप को। और जो जगदीश मंदिर प्रशस्ति कृष्ण भट्ट द्वारा जो लिखी हुई है इसके अंदर भी जो है अपने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध का विजयी मानते हैं। ठीक है, और जो इस मंदिर के इसके जो स्थापत्यकार थे यहाँ पर जो उत्प्रेरक थे वो अपने थे भाणा और मुकुंद। ठीक है, जगदीश मंदिर प्रशस्ति की। प्रश्न 12 है कि राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन से सत्य? अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। बिल्कुल सही है। उदय सिंह की दूसरी रानी थी धीरबाई। ठीक है, जैसलमेर की राजकुमारी थी भाटी रानी थी। और उनके जो बेटे हुए थे वो हुए थे जगमाल। अकबर जो अपने प्रताप थे वो बड़े थे, योग्य थे, लेकिन उसके बाद भी उदय सिंह ने किनको शासक बना दिया? जगमाल को। 1572 के अंदर उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अखेराज और ग्वालियर के जो हमारे राम तोमर है, जो राम सिंह तोमर है, वो इनके विरुद्ध हो जाते हैं। और जब इनके विरुद्ध होते हैं तो जगमाल को गद्दी से उतार देते हैं और राणा प्रताप का राज्य तिलक कर देते हैं। जगमाल वहां से नाराज होकर किसके पास चला जाता है? अकबर के पास। और अकबर ने इनको कौन सी जागीर दी थी? आदि की और जाजपुर की इनको जागीर दी गई थी। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोमुदा को पुनः स्थगित कर लिया था। बिल्कुल सही कर लिया था। हल्दी घाटी युद्ध का कुछ जो निर्णय था वो अस्पष्ट था, कुछ भी पता नहीं चला था। उसके बाद 4 महीने बाद जून के आसपास ये युद्ध हुआ था। अक्टूबर में अकबर वापस आया, यहाँ पर आ गया था। यहाँ आकर फिर वापस एक बार अटैक कर देता है। ठीक है, और उस समय राणा प्रताप है जो पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं। सेना की और जो आर्थिक व्यवस्था थी सही नहीं थी, इसलिए पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं और वो वापस जाते हैं तो गोमुदा के ऊपर उसके बाद अपना प्रताप है जो वापस अधिकार जमा कर देते थे। ये भी सही है। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। बिल्कुल उकसाया था। अपना उपयोग सही, तीनों ही सही। ठीक है, अपने तीनों ही सही। 13वां प्रश्न क्या है?
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्न में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? सैनिक अभियान जो अकबर ने सैनिकों को जो अभियान भेजे थे, सैनिक अभियान किए थे, वो किस किस किन किन को भेजा था उसके बारे में हमें बताना है। अब्दुल रहीम खान खाना बिल्कुल भेजा था 1580 के अंदर, ठीक है। शाहबाज खान 3 बार अटैक किया था कुंभलगढ़ के ऊपर, 1577, 78 और 79 के अंदर, सही है। जगन्नाथ कछवा बिल्कुल सही है, 1584 और 85 के अंदर। अब्दुल्ला खान नहीं, गलत है। मान सिंह 1576, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 1, 2, 3 और 5, चौथा सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से सत्य कथन नहीं है, कौन सा है जो सत्य नहीं है? राज सिंह ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था, बिल्कुल करवाया था। जब औरंगजेब भारत के मंदिरों, सारे मंदिर जो थे उनको तोड़ रहा था, जितनी भी मूर्तियां थी उन सबको तोड़ रहा था। अपने राणा राज सिंह के एक गुरु थे, गुरु का मतलब ये कि उनका आदर सम्मान किया करते थे, ठीक है। और उनके संपर्क में थे दामोदर स्वामी। दामोदर स्वामी मथुरा में रहते थे, मतलब वहां पर गए थे एक बार। जब वहां पता चला कि जो औरंगजेब है वो मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने राज सिंह से बोला कि मैं आपकी सुरक्षा के अंदर लाना चाहता हूं, आप इनको स्थापित करवाइए। राणा राज सिंह ने कहा बिल्कुल आप लेके आ जाइए। 2 मूर्तियां लाए थे, एक लाई थी श्रीनाथ जी की थी, एक लाई थी द्वारकाधीश जी की। राज सिंह ने श्रीनाथ जी की तो अपनी स्थापित करवाई सिंहाड़ के अंदर, जो वर्तमान हमारा नाथ द्वारा है, और द्वारकाधीश की जो मूर्ति थी उनको कहां पर स्थापित करवाया था? कांकरोली राजसमंद के अंदर। राज सिंह की जो उपाधि थी विजय कटकातु, बिल्कुल सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो कौन सी थी? विजय कटकातु। राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था, किया था, ये हमारा गलत हो गया। जब मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उसके तहत ये कहा गया था कि चित्तौड़ के किले का आप निर्माण नहीं करवाएंगे, लेकिन राज सिंह से पहले ही उन्होंने चित्तौड़ के किले का जो निर्माण करवाना शुरू कर दिया। तो राज सिंह के समय तो भयंकरी चीजें हुई थी। तो हमारा सही कौन सा, गलत कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है? केवल सी, तीसरा सही है। प्रश्न 15 कौन सा? असुमिलित युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। किताबें दी हुई है और सामने लेखकों के नाम दिए हुए। मूर्तमाला चक्रपाणी मिश्र, बिल्कुल सही है। महिपाल चौपाई हेमरतन सूरी, बिल्कुल सही है। झूलना माला सांधु, बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप के दरबारी थे, हल्दीघाटी युद्ध के अंदर भाग भी लिया था और महाराणा प्रताप के उन्होंने झूलने लिखे थे। माला सांधु सही है। सूड प्रबंध राणा राज सिंह, गलत है। अभी हम पढ़ गए सूड प्रबंध किसकी है? कुंभक, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल के अंदर हुआ था? ओसिया में जो हमारा महावीर स्वामी का मंदिर बना हुआ है, जैन मंदिर है, उसका जो निर्माण है वो किस राजा के काल में हुआ था? विकल्प क्या है? मीर भोज, बाहुक, नागभट्ट प्रथम या वत्सराज? वत्सराज के समय हुआ था, ठीक है। और वत्सराज के समय एक और मंदिर वहां बना हुआ है, हरिहर, हरिहर मंदिर बना हुआ है। कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है? पंचायतन, पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। और जो ओसिया है कहां पर है? जोधपुर के अंदर। इसको हमारे क्या बोला जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर, ठीक है। और हमारा 17वां प्रश्न क्या है? अल मसूदी नामक अरब यात्री किस प्रतिहार शासक के काल में भारत आए थे? अल मसूदी थे, बगदाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। और अरब के ये बहुत बड़े भूगोल वेदा थे, ठीक है, भूगोल वेदा थे बहुत बड़े। और इनको अरब का हेरोडोट्स भी कहा जाता है। हेरोडोट्स जो इतिहास के जनक थे, हिस्टोरी का जिन्होंने बुक लिखी थी, तो अरब के जो इनको हेरोडोट्स भी कहा जाता है। किन काल में ये यहाँ पर आए थे? जो प्रतिहार शासक हमारे कौन से थे? महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के काल के अंदर ही आए थे। अल मसूदी किसके काल के अंदर आए थे? महिपाल प्रथम के काल के। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से किस प्रतिहार शासक को ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मीर भोज या रामभद्र? नागभट्ट प्रथम को। अरबों को और जो तुर्कों के आक्रमण हुए थे उस समय, तुर्कों को इन्होंने भारत के अंदर आने ही नहीं दिया था, बहुत बुरी तरीके से हराया था, खदेड़ दिया था, सीमा के अंदर भी नहीं आने दिया। इसलिए उन्होंने मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों को मारने वाला कहा गया। और जब हमारी रक्षा की तो कौन हो गए? हमारे भगवान के बराबर। तो इसके लिए उनको क्या बोला गया? नारायण। तो किसको बोला गया? नागभट्ट प्रथम को। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर नारायण और मलेच्छों का नाशक किसको कहा गया? नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से रणहस्तिन की जो उपाधि है किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? मीर भोज, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम या वत्सराज? वत्सराज ने धारण की थी, ठीक है। और वत्सराज ने घोड़ों को हराया था और बंगाल के जो पाल शासक थे उनको भी हराया था। तो अपन जब पढ़ेंगे प्रतिहार के जो उनके बारे में, तब उनको बारे में और ढंग से पढ़ेंगे। निम्न को सम्मिलित कीजिए, किताबें दी हुई है और वापस राइटर्स का नाम दिए हुए। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये हमारे ब्रह्मगुप्त की लिखी हुई है। गुप्तकालीन लेखक थे, कहाँ के थे? भीनमाल के थे, जिनका पुराना नाम क्या है? श्रीमाल। कहां से पता चलता है? बिजोली अभिलेख से। कब का है? 1170 का, ठीक है। और उसके बाद है हरिवंश पुराण, आचार्य जिनसेन सूरी की द्वारा लिखी हुई है। जिनसेन सूरी जो वत्सराज हमने पढ़ा है उनके समकालीन थे ये, ठीक है। कुलय माला उद्योतन सूरी, ये भी वत्सराज के समकालीन है और जालोर के अंदर बैठ कर ये किताब लिख रहे थे। और विद्युसाल भंजिका, ये हमारे राजशेखर की लिखी हुई है, जिसको हमने बात की। महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के ये क्या थे? दरबारी कवि, दरबारी विद्वान थे ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपके कौन सा हो रहा है वो मिलान कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी? हमें जो एक तो घटियाला का अभिलेख और जो जोधपुर का अभिलेख मिलता है उसके अंदर
उससे हमें पता चलता है कि जो हमारी मंडोर की जो शाखा है उसकी प्राचीनता के बारे में पता चलता है। तो प्रतिहारों की जो शाखाएं कितनी है पहले तो 26, उनमें से सबसे प्राचीन शाखाएं कौन सी है? मंडोर शाखा। ठीक है। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो राजौरगढ़ कहां पर है? अलवर के अंदर। कहां पर है? अलवर के अंदर है। तो इसका कलात्मक वैभव है किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे सामने, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, चौहान, चावहान या फिर गोहिल सिसोदिया। गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर 10वीं शताब्दी के अंदर, 10वीं शताब्दी के अंदर कन्नौज के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, तब ये राजौरगढ़ था उनके अधीन शासन कर रहा था। यहां हमें एक राजौरगढ़ का एक राजा के बारे में जानकारी मिलती है, मंथन देव। और मंथन देव कौन थे? प्रतिहार। तो राजौरगढ़ से हमें किस राजा की जानकारी मिलती है? मंथन देव यहां पर शासन कर रहे थे और गुर्जर प्रतिहार के कलात्मक वैभव के काल से संबंधित है। आबू के परमार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आबू के परमारों का आदि पुरुष है धूमराज है, सही है, और उन नाम से विख्यात है, परंतु इनकी जो वंशावली है वो उत्पल राज से शुरू होती है। आबू के जो परमार है उनका जो आदि पुरुष है, यहाँ पर आदि पुरुष है वो कौन है? धूमराज है। लेकिन जो इनकी वंशावली है, वंशावली कहां से शुरू होती है? उत्पल राज से आरंभ होती है, बिल्कुल सही है। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती थी, बिल्कुल सही है। चंद्रराज परमार एक प्रतापी शासक हुआ जो मरुमंडल का महाराज कहलाता था, उनकी ये उपाधि थी, तो ये भी सही है। अपने तीनों ही सही है। कौन से सही है? ए, बी और सी तीनों ही सही है। 23वां प्रश्न क्या है? विमल शाह से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। धंधुक परमार और भीमदेव सोलंकी के मध्य संघर्ष हुआ था, ठीक है, तो भीमदेव सोलंकी के दंडपति विमल शाह ने दोनों में मेल करवाया, बिल्कुल सही है। भीमदेव सोलंकी के जो विमल शाह थे उनके प्रधानमंत्री थे उस समय, और जब इनके बीच युद्ध हुआ था उसके बाद इनमें बीच में संधि किसने करवाई थी? विमल शाह ने करवाई थी, और भीमदेव सोलंकी ने विमल शाह को आबू का जो था दंडपति नियुक्त कर दिया था। भीमदेव ने विमल शाह को आबू का दंडपति नियुक्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। विमल शाह ने 1031 ईस्वी में देलवाड़ा में भगवान आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था, जिसको हम विमल वसई मंदिर भी कहते हैं। तो हमारे ये तीनों ही सही है, ए, बी, सी और तीनों ही सही है। 25वां प्रश्न क्या है हमारा? धारावर्ष परमार संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 3 भैंसों को छेदते हुए इनकी मूर्ति अचलेश्वर के मंदाकिनी कुंड पर स्थापित है, बिल्कुल है। इनके छोटे भाई प्रहलादन देव ने पालनपुर नामक शहर बसाया था, बिल्कुल बसाया था। और धारावर्ष के दरबारी कवि सोमेश्वर ने पार्थ पराक्रम व्यायोग पुस्तक लिखी थी, नहीं लिखी थी? सोमेश्वर की जो किताब है, धारावर्ष के जो दरबारी थे इनकी जो किताब है वो है कीर्ति कौमुदी। कौन सी किताब है? कीर्ति कौमुदी, ठीक है। और जो ये पार्थ पराक्रम व्यायोग है ये हमारे प्रहलादन देव की लिखी हुई है, जो कहा किसके, जो अपने धारावर्ष थे इनके छोटे भाई थे। तो पार्थ पराक्रम व्यायोग किसकी लिखी हुई है? प्रहलादन देव की। और जो सोमेश्वर की किताब है वो कौन सी है? कीर्ति कौमुदी। और जो सोमेश्वर वो किसके दरबारी के विद्वान थे? धारावर्ष के। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अर्थूर्ण में महामंडलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किस परमार शासक ने करवाया था? पहली बात जो अथूर्ण है कहां पर है? अथूर्ण हमारा है बागड़ के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर छत्र पड़ता है। और 10वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर कौन शासन कर रहे थे? परमार शासक शासन कर रहे थे। उसके बाद जब मेवाड़ के गोहिल चले गए थे, अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। परमारों का यहाँ शासन चल रहा था, और उस समय वहां के एक शासक थे चामुंड राय, और चामुंड राय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर निर्माण करवाया था, महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो कौन सा हमारा सही है? चामुंड राय। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कवि वृक्ष किसकी उपाधि थी? ठीक है, यहाँ तो कवि होगा, यहाँ पर उसके दरबार के अंदर बहुत ज्यादा कवि होंगे, इसलिए उसकी उपाधि क्या होगी? कवि वृक्ष। किसकी है? भोज परमार। ये तो खुद ही किताबें लिखते थे, खुद ही बड़े कवि थे, और उनके दरबार के अंदर भी थी, तो इस चीज से तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो पहला क्या है? भोज परमार, अमोघ वर्ष, राजा मुंज या श्री वल्लभ। राजा मुंज की उपाधि थी कवि वृक्ष। इनकी उपाधि क्या थी? कवि वृक्ष। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। नव साहसांग चरित किसकी लिखी हुई है? पद्मगुप्त की लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। अभिधानमाला हलायुद्ध की लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। राजमृगांक कवि वृक्ष की लिखी हुई नहीं है, ठीक है। और राजमृगांक किसकी लिखी हुई है? भोज परमार की। किसकी लिखी हुई है? भोज परमार की। सरस्वती कंठाभरण भी इनकी लिखी हुई किताब है। नाव ये जो पद्मगुप्त और हलायुद्ध है जो कवि वृक्ष की दरबारी थे। मुंज की, और जो अभी हमने पढ़ा पीछे कवि जो शासक मुंज है, मुंज का दूसरा नाम था वाकपति मुंज, उन्हीं का एक और नाम है उत्पल राज। और उन्हीं के जो थे दरबारी कवि कौन थे? नवसासांग चरित के पद्मगुप्त और अभिधानमाला के हलायुद्ध। और जो राजमृगांक किताब है किसकी लिखी हुई है? भोज परमार की लिखी हुई है, ठीक है। और अपना अगला प्रश्न क्या है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ के अंदर है, उसका निर्माण किस परमार शासक ने करवाया था? हमारे पास ऑप्शन क्या है? पर भोज परमार, पृथ्वीवल्लभ, सिंधुराज, नागभट्ट, भोज परमार। इन्होंने तालाब भी बनवाया था। चित्तौड़ के अंदर जो भोजराज परमार ने जितने भी निर्माण करवाए थे, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर हमें भोज परमार की वर्णन मिलता है, ठीक है। उसने जितने भी निर्माण करवाए उसके हमें वर्णन मिलता है। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का चित्तौड़ में जो निर्माण करवाया किस शासक ने करवाया था? हमारे भोज परमार ने करवाया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? नागदा में भोज सर का निर्माण परमार भोज ने करवाया, इसकी पुष्टि होती है। देखो प्रश्न यह गया,
कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, एकलिंग महात्म्य, सारणेश्वर प्रशस्ति, अभी हमने पढ़ा है कहां से मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। कब की है कुंभलगढ़ प्रशस्ति? 1460 की, ठीक है। और किसने लिखे था? महेश, ठीक है। और इसी प्रशस्ति के अंदर ही बप्पा रावल को विप्र कहा गया है। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। बप्पा रावल को जो ब्राह्मण बताया गया वो किसके अंदर बताया गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर 1460 की, जिसको किसने लिखा था? महेश ने। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आठपुर अभिलेख मेवाड़ के गोहिलों को आना बताता है। जो आठपुर का अभिलेख है, पहले तो आठपुर का अभिलेख है कब का? 977 का है, ठीक है। मेवाड़ के शासक हुए थे शक्ति कुमार, उनके काल का है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख, 977 का है। इसके अंदर एक और हमें जानकारी मिलती है, जो होण रानी हरिया देवी है, इसने गांव बसाया था हर्षपुर। इसकी जो हमें ये जानकारी मिलती है, ये कहां से मिलती है? आठपुर अभिलेख से मिलती है, ठीक है। 977 का है और शक्ति कुमार के टाइम का है। और जो ये अभिलेख है मेवाड़ के गोहिलों को कहां से आना बताता है। नासून, मंडोर, आनंदपुर या चारसू से? आनंदपुर से आए हुए थे, जो उन्होंने गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर ने जो इनको ब्राह्मण बताया है, उनके पीछे का उनका तर्क यही है कि आनंदपुर के ब्राह्मणों के वंशज है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है कि मेवाड़ में निम्न में से किस शासक के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने नागदा पर अटैक किया था? हमने पहला दूसरा क्वेश्चन देखा था, हमारे जयद्रथ सिंह के समय हुआ था 1227 के अंदर। भूताला का जो युद्ध हुआ था, बालक और मदन जो उनके सेनापति थे, ठीक है, और तो हमने जयद्रथ सिंह के काल में ही हुआ था। किसने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासान तक बढ़ाया और प्रथम बार अरब खलीफाओं के आक्रमणों व धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर अंकुश लगाया था? ऑप्शन क्या हमारे? राणा उदय सिंह, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान और बप्पा रावल। किस राजा जो राजा था जो खुरासान तक चला गया था, ठीक है। इसे जो हमारा सही ऑप्शन है वो बप्पा रावल सही है। बप्पा रावल के बारे में बहुत सारी जनश्रुतियां चलती है साहब। तो 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ के दुपट्टा पहनते थे, ठीक है। 2 भैंसों की एक साथ बलि दे दिया करते थे वो, ठीक है। और 32 मन की वो तलवार रखा करते थे। एक मन के अंदर 37 किलो के आसपास वजन होता है उनका। 32 मन की उनके पास तलवार हुआ करती थी, ठीक है। तो और जो उनके पास 12 लाख और 72,000 सेना रखते थे वो। तो ये हमारे कौन थे? बप्पा रावल थे। तो अफगानिस्तान से चलते हुए ईरान तक चले जाते हैं और ईरान से आगे खुरासान तक चले जाते हैं। 34वें प्रश्न जो है हमारा है 1734 में हुड़ा सम्मेलन जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, वो करने वाले थे। संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जगत सिंह द्वितीय शासक बनते हैं। और जो 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है, किसके द्वारा? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। हुड़ा सम्मेलन क्यों बुलाया जाता है? राजपूताना के जितने भी राजा थे उनको मराठों के खिलाफ करने के लिए, क्योंकि उस समय राजस्थान के अंदर मराठों का जो हस्तक्षेप था बढ़ गया था। बालाजी बाजीराव बल्लार जो प्रथम थे, उस समय राजस्थान के अंदर उन्होंने प्रवेश कर दिया था और चौथ वसूला था। इसलिए हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता, हुड़ा सम्मेलन जो था वो बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? मराठों का राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप हो रहा था, उसको रोकने के लिए। उसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय। अगला हमारा प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने किन 2 वीरों की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के लाल किले मुख्य द्वार पर प्रतिमा लगाई थी? वो हमारे थे जयमल और पता। जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जयमल और पता ने जो अपनी वीरता दिखाई थी, उससे प्रसन्न होकर अकबर ने लाल जो किला है आगरा के अंदर, उसके जस्ट द्वार के ऊपर इन्होंने क्या किसकी मूर्तियां लगाई थी? जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगाई थी। और आज का जो हमारा डे 2 था उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो डे 3 होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।